खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे हैं। इकोनॉमी एनजीओ देख रहे हैं आप। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ में हूं अंशु पवार। शो की शुरुआत करेंगे बाजार के हाल के साथ। मई एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी 175 अंक चढ़ा तो सेंसेक्स में 595 अंकों की मजबूती देखने को मिली। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 1.34% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.42% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि तेल गैस शेयरों में आज भी खरीदारी का रुझान देखा गया। बीएसई के ऑयल इंडिया इंडेक्स में 104 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के दम पर बैंक निफ्टी 459.25 अंकों की तेजी देकर 19,169.80 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। निफ्टी का प्राइवेट बैंक इंडेक्स 284 अंकों की तेजी लेकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4.35 अंकों की कमजोरी देखी गई। बाकी के इंडाइसेस की अगर बात की जाए तो रियल्टी इंडेक्स में 2.55% की मजबूती रही, जबकि मीडिया इंडेक्स जो कल लाल निशान में बंद हुआ था उसमें आज 3.62% की तेजी दर्ज की गई। मेटल इंडेक्स 2.40% चढ़ा है, जबकि ऑटो इंडेक्स 3.65% चढ़कर बंद हुआ है। फार्मा इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 0.01% की बढ़त इसमें देखने को मिली है, जबकि आईटी इंडेक्स 0.54% की बढ़त लेकर बंद हुआ। एफएमसीजी इंडेक्स में 229 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। एडवांस और डिक्लाइंस की बात की जाए तो बीएसई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 में से 42 शेयरों में खरीदारी रही। 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी के अगर बात की जाए तो प्राइवेट बैंकिंग में आज खरीदारी थी, जबकि सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 30 में से 27 शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। 3 शेयर टूटकर बंद हुए हैं। बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 595.37 अंकों की मजबूती लेकर 32,200.59 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। निफ्टी 175 अंकों के उछाल के साथ 9,490.10 के लेवल्स पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो आज के सेशन में तेजी का रुझान रहा। बाजार में सेंसेक्स में 595 अंकों की तेजी रही। 175 अंक चढ़कर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। आज यानी कि सेंसेक्स 1.88% और निफ्टी 1.88% की मजबूती लेकर क्लोज हुआ है। चलिए, कोरोना को लेकर फिलहाल देश में किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका भी जायजा आपको दे देते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,58,333 हो गई है। इसमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो 86,110 हैं। 67,692 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे में 6,566 नए मामले सामने आए हैं। 194 लोगों की मौत इस बीच हुई है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 15,257 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले गुजरात से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,264 लोग रिकवर कर चुके हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 18,545 पर पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में अब तक 133 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 9,909 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 56,948 पर पहुंच चुकी है। 1,857 लोगों की मौत कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हुई है। अब तक कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 17,857, अगर बात करें महाराष्ट्र में रिकवर होने का तो वो 17,857 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 18,545 पर आ चुकी है। तीसरे पायदान पर बना हुआ है दिल्ली, देश की राजधानी 15,257 कोरोना वायरस केसेस के साथ, जबकि गुजरात में 15,195 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जबकि अगर दुनिया भर की बात की जाए तो 58 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। विश्व भर में 3,57,000 लोग अब तक जान अपनी कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की अगर बात की जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि कोरोना प्रभावित देशों की अगर सूची देखें तो भारत 10वें पायदान पर आ चुका है, जो कि काफी चिंताजनक बात है।
वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश में महामंदी आ सकती है। क्रिसिल का यह भी कहना है कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी में 5% और पहली तिमाही में 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र टाइम्स के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में क्रिसिल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून की तिमाही में इकोनॉमी में 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े कारोबार के चलते पहली तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी होना मुश्किल है। कुल जीडीपी में से 10% जीडीपी पर हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। बीते 69 सालों में देश में कुल 4 बार महामंदी आई है। चालू वित्त वर्ष के पहले की अगर बात की जाए तो देश को के सामने जो महामंदी का दौर था वो 1958 में आया था। उसके बाद सन 1966 और उसके बाद 1980 में महामंदी का सामना दुनिया भर को करना पड़ा था। लेकिन पहले आई 3 मंदी का कारण एक ही था और वो थी मौसमी बारिश नहीं जो हुई थी। उसकी वजह से खेती बाड़ी में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ था। इन तीनों सालों में भारतीय इकोनॉमी में कृषि सेक्टर का बड़ा योगदान था और बारिश नहीं होने की वजह से तीनों सालों में इकोनॉमी धराशायी हो गई थी। तो क्रिसिल ने जो अनुमान पेश किया है उसमें सामने आया है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तिमाही के दौरान कृषि सेक्टर इस महामंदी में संजीवनी का काम करेगा या इकोनॉमी को थोड़ी राहत देगा। तो लगातार इकोनॉमी को लेकर चिंता बनी हुई है और ऐसे में क्रिसिल की ये रिपोर्ट वाकई चिंताजनक है। 5% की गिरावट का इकोनॉमी की जीडीपी में गिरावट का अनुमान क्रिसिल ने जताया है और ऐसा कहा गया है कि अब तक की जितनी भी महामंदी आई थी उनमें से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली मंदी इस साल यानी कि साल 2020 में देखने को मिलेगी। कोरोना की वजह से जिस तरह से देश में लॉकडाउन लागू किया गया उससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ और यही वजह है कि इकोनॉमी पर 10% जीडीपी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी और लू की लपेटों के बीच 26 मई को बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर 5464 मेगावाट पर पहुंच गई। ये जानकारी बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से जारी की गई है। दिल्ली में भीषण गर्मी और 18 मई से लॉकडाउन में ढील के बाद कमर्शियल और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने के साथ बिजली की अधिकतम मांग में अब तक 32% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई। दिल्ली के लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि शहर में मंगलवार की रात 11:20 पर बिजली की अधिकतम मांग 5464 मेगावाट पर पहुंची। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग बीते साल के समान दिनों की तुलना में ज्यादा रही। इससे पहले 26 मई 2019 को बिजली की अधिकतम मांग दिल्ली में 5236 मेगावाट दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि इस साल बिजली की अधिकतम मांग 24 मई को 5286 मेगावाट और 25 मई को 5385 मेगावाट रही थी, जबकि बीते साल यानी कि 24 मई 2019 की अगर बात की जाए तो बिजली की जो मांग थी वो 5094 मेगावाट थी, जबकि 25 मई 2019 को 5107 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई थी। वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के प्रवक्ता बताते हैं कि कंपनी ने अपने वितरण क्षेत्र में 1556 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया है। बीएसईएस की वितरण कंपनी बीआरपीएल यानी कि बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के अधिकारियों से मिली जानकारी में सामने आया कि दोनों वितरण कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्रों में 2542 मेगावाट और 1174 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग को पूरा किया है। दिल्ली में मंगलवार को गर्मी चरम पर रही और 18 साल का ये सबसे गर्म दिन था। सफदरजंग मौसम केंद्र में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पर के पार पहुंचा था। इससे पहले 2002 में मई महीने में तापमान इस स्तर तक पहुंचा था और ऐसे में जिस तरह से रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है, बिजली की मांग में भी तेजी आई है। वहीं सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने बिजली वितरण के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया है। कंपनी ने दिल्ली में एडीएजी यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की 2 डिस्कॉम में 51% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। एडीएजी के पास 2 डिस्कॉम्स हैं। ये हैं बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड। अभी तक एनटीपीसी मुख्यतः बिजली उत्पादन कंपनी रही है। दिल्ली
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन को 26 मई 2020 को लिखे गए एक चिट्ठी में एनटीपीसी ने अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है। कंपनी बताती है कि उसने बिजली क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया है। साथ ही वो 2 वितरण कंपनियों BRPL और BYPL का अधिग्रहण करना चाहती है। तो बिजली वितरण में एनटीपीसी ने कदम रखने पर यह विचार कर रही है और जिन कंपनियों को ये खरीदना चाहती है वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं। अनिल अंबानी जो कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स के तौर पर जाने जाते थे, वो आज डिफॉल्टर कैटेगरी में आ गए हैं। रिलायंस ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां कर्ज के तले दबी हैं, जिसमें से हाल ही में रिलायंस कैपिटल ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस 40.08 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्टर साबित हुई है। रिपोर्ट देखिए। रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी की कंपनी लगातार डिफॉल्टर साबित हो रही है। ये वही अनिल अंबानी हैं जो कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स के तौर पर जाने जाते थे। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां भारी बोझ तले हैं। रिलायंस कैपिटल ग्रुप की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस 40.08 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में डिफॉल्टर साबित हुई है। बीते दिनों कंपनी ने इसकी जानकारी सेबी को दी। कंपनी के पास म्यूचुअल फंड के तौर पर 700 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड है। कंपनी ने सेबी को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 8 फरवरी 2020 को पंजाब एंड सिंध बैंक को लोन का 40 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट और 8 लाख करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना था, जिसे वो नहीं दे सका। रिलायंस होम फाइनेंस के मुताबिक उस पर पंजाब एंड सिंध बैंक का कुल 200 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी इस पर सालाना 9.15% की दर पर ब्याज देती है। इसके अलावा दूसरे सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज की बात की जाए तो ये आंकड़ा 3,921 करोड़ रुपए का है। कंपनी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कर्जों को जोड़ दिया जाए तो ब्याज समेत ये राशि 12,036 करोड़ रुपए बनती है। जानकारी दे दें कि हाल ही में आरबीआई की ओर से नियंत्रण में लिए गए यस बैंक का भी अनिल अंबानी की कंपनी पर बड़ा कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी पर यस बैंक का करीब 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस कम्युनिकेशन समेत अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की बड़ी कंपनियां कर्ज में डूबी हैं। बीते दिनों ब्रिटेन में एक केस के दौरान अनिल अंबानी ने अपने नेटवर्थ को 0 बताया था। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। कारोबार में बढ़ता नुकसान और नुकसान के साथ बढ़ता कर्ज। अनिल अंबानी पर दुनिया भर की कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों का कर्ज चढ़ गया है, जो अदा कर पाने में अनिल अंबानी समर्थ नहीं दिख रहे हैं। इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट का आदेश है कि चीन के 3 बैंकों से लिया कर्ज अब अनिल अंबानी को चुकाना होगा। रिलायंस समूह ने कितना कर्ज इन बैंकों से लिया है, रिपोर्ट में देखिए। देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी बीते कई सालों से कारोबार में नुकसान झेल रहे हैं। उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस समय अनिल अंबानी पर दुनिया भर की कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों का कर्ज चढ़ गया है, जो अदा कर पाने में अनिल अंबानी समर्थ नहीं दिख रहे हैं। अनेक समस्याओं और बाधाओं के बीच अनिल अंबानी पर एक नई आफत आ गई है। बीते हफ्ते ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 21 दिनों के अंदर 5,446 करोड़ का भुगतान करने को कहा है। ये रकम चीन के तीनों बैंकों को 21 दिन के अंदर चुकानी होगी। लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति निगेल टिएरे ने आदेश में कहा कि अनिल अंबानी पर गारंटी बाध्यकारी है। ऐसे में अंबानी को बैंकों को गारंटी के रूप में 71 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा धनराशि अदा करनी होगी। दरअसल अनिल अंबानी का पूरा मामला चीन के 3 बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से जुड़ा है। इन बैंकों ने लंदन की कोर्ट में दावा किया था कि अनिल अंबानी की निजी गारंटी की शर्त पर रिलायंस कम्युनिकेशंस को 2012 में करीब 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। तब अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी के तौर पर लोन लिया था, लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्टर हो गई। अब अनिल अंबानी को ये पैसा वापस चाइना के बैंकों को लौटाना पड़ेगा।
आपको बता दें कि अदालत ने फरवरी में एक आदेश जारी किया था। तब लंदन कोर्ट में न्यायाधीश डेविड वॉक्समैन ने अनिल अंबानी से 10 करोड़ डॉलर की राशि जमा करने को कहा था। इसके लिए कोर्ट ने अनिल अंबानी को 6 हफ्ते की समय सीमा भी दी थी। इस दौरान अनिल अंबानी की तरफ से रॉबर्ट होविग ने कोर्ट को बताया था कि 2012 में अंबानी का निवेश 7 अरब डॉलर से ज्यादा का था। आज ये 8.9 करोड़ डॉलर रह गया है। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। एक तरफ एडीएजी ग्रुप जो दिवालिया होने के कगार पर है, वहीं लॉकडाउन के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो इसका कारोबार दिन ब दिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस महीने रिलायंस जियो ने कई ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी कर 78,562 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। एक महीने में रिलायंस ने किन कंपनियों के साथ डील की है, रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन के बीच भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार में तेजी बनी हुई है। रिलायंस समूह की कंपनी जियो में लगातार कई अमेरिकी कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं। ताजा जानकारी में अमेरिका की इक्विटी फर्म केकेआर ने रिलायंस जियो में 1.5 अरब डॉलर यानी करीब 11,367 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। केकेआर एक अमेरिकी वैश्विक निवेश फर्म है जो निजी इक्विटी, ऊर्जा, रियल एस्टेट, क्रेडिट और अपने रणनीतिक साझेदारों, हेज फंड समेत कई वैकल्पिक संपत्ति वर्गों का प्रबंधन करती है। इस निवेश के तहत केकेआर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगा। ये पहली बार नहीं है जब कोई विदेशी कंपनी रिलायंस में निवेश करने जा रही है। इससे पहले भी फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल एटलांटिक ने जियो में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। एक महीने में जियो प्लेटफॉर्म्स की ये 5वीं बड़ी डील है। इन 5 डीलों से जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक ही महीने में 78,562 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके तहत फेसबुक ने 9.99%, सिल्वर लेक ने 1.25%, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32%, जनरल एटलांटिक ने 1.34% और अब केकेआर ने 3.32% हिस्सा खरीदने का ऐलान कर दिया है। 17 मई को रिलायंस जियो में न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल एटलांटिक ने 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया था। इस डील के तहत जनरल एटलांटिक जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% हिस्सेदारी खरीद रही है। किसी भी एशियाई कंपनी में जनरल एटलांटिक का ये सबसे बड़ा निवेश था। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने ये 5 बड़ी डील की है और ताजा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक अब बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस जियो में $2 बिलियन का निवेश कर सकता है। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस और रिलायंस जियो में 2.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकता है। अगर ये डील फाइनल होती है तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का रिलायंस जियो में हिस्सा होगा। याद दिला दें कि हाल ही में रिलायंस जियो में फेसबुक, केकेआर एंड कंपनी, सिल्वर लेक जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनियों ने $10 बिलियन का निवेश किया था। तो जिस तरह से कई दिग्गज ग्लोबल कंपनियों ने रिलायंस की जियो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी अब रिलायंस जियो में हिस्सा खरीद सकता है।
चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजीव भसीन डायरेक्टर हैं IIFL सिक्योरिटीज के, उनसे बातचीत करते हैं। संजीव भसीन जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जनतंत्र टीवी को। सर, आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और ADAG ग्रुप को लेकर आज खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर जुड़ा हुआ है। एक के बाद एक लॉकडाउन के बीच कई दिग्गज ग्लोबल कंपनियों के साथ कंपनी की डील हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर अगर बातचीत करें तो कितने मजबूत नजर आ रहे हैं ये बताता है आपको। एक एडेज है, मनी नेवर स्लीप। और इस समय जब सब दुनिया चिंता में जुटी हुई है और घर बैठी हुई है, रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा मार्केट कैप अपना गेन किया है ऑन द अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू ऑफ जियो। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट अपनी वैल्यूएशन को इनकैश किया है और बता रहा है कि आगे पोटेंशियल कितना है रिलायंस का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का आगे ग्रो करने का। बिकॉज दिस इज टेलिंग यू कि जितना मनी चाइना में फ्लो कर रहा था, दे वांट टू डाइवर्सिफाई एंड कम इनटू इंडिया। तो थम्स अप फॉर इंडिया एंड थम्स अप ऑफ कोर्स फॉर रिलायंस एंड जियो। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एग्रेसिवली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर काम कर रही है, जियो मार्ट को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिसमें अब वो जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको भी व्हाट्सएप के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है, इससे कितना अपना बिजनेस मजबूत कर पाएगी और छोटे शहरों के साथ साथ गाँव में कितनी मजबूत पकड़ कंपनी बना पाएगी? देखिए, रिलायंस और मुकेश अंबानी जी तो सोचते हैं तो 130 करोड़ की आबादी का सोचते हैं, और अब वो धीरे धीरे पता लग रहा है उनको कि एनर्जी कंपनी से इट इज बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी। और रिटेल का तो ये सोने पे सुहागा है कि उन्होंने जो छोटे परचून है या जो छोटे वेंडर्स हैं उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। सो इट्स टेलिंग यू दैट अब ये लॉकडाउन ने हमें और सिखा दिया है कि डिजिटल और OTT कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, एंड रिलायंस इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो आज आप जियो की वैल्यूएशन लगाएं, जो इन्वेस्टमेंट आई है तो रफली 5 लाख करोड़ है। मुझे कोई डाउट नहीं कि अगले 5 साल में ये 5 लाख करोड़ भी 10 से 12 लाख करोड़ हो जाएगा, which will give market cap of roughly 15 lakh crore to Reliance in the next 5 years. ठीक है, तो लॉकडाउन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार में किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लगा पाया है, ये पूरी तरह से साफ कर दिया है मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजीज ने। लेकिन अगर बात करें संजीव जी ADAG ग्रुप की, तो लगातार कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप? मैम, इसको कहते हैं इंग्लिश में, चार्ल्स डिकन ने एक नॉवल लिखी थी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। दोनों भाइयों में कितना अंतर है। एक ने वेल्थ क्रिएट की है विच इज सीइंग नो बाउंड, और एक दूसरा वेल्थ को डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। और जो अब जो डेट वगैरह के लिए फर्दर एनहांसमेंट है, वहाँ और तकलीफें आएंगी, क्योंकि ज्यादातर उनके सारे एसेट्स मोनेटाइज इनफैक्ट लिटिगेशन में अटके हुए हैं। सो इट्स अ वेरी बिग वेरी टफ टाइम फॉर रिलायंस ADAG ग्रुप। और अगर निवेशक हैं तो आप देख ही रहे हैं उनके शेयरों के भाव कितनी मार्केट कैप हट गई है। तो इट्स टेलिंग यू कि डेट ओवरहैंग और सीरियस फ्रॉड और ऑल द टाइप ऑफ नेगेटिव न्यूज, वो सब ADAG के ऊपर अनफॉर्चुनेटली आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव भसीन जी हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो संवाद में आज शाम 6 बजे आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ खास बातचीत। लेकिन इकोनॉमी NGO के आज के इस एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।